हैं आप सब लोग। आज हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए हम लोग पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा कि प्राचीन हिंदी गद्य साहित्य के कुल 3 रूप अभी तक प्राप्त हुए हैं। पहला आपका ब्रजभाषा गद्य है, ठीक है। पहला गद्य का जो रूप सबसे पहले प्राप्त हुआ वो ब्रजभाषा में, दूसरा है मैथिली भाषा में, और तीसरा जो आपका है वो है राजस्थानी भाषा। ये 3 भाषाओं में हिंदी गद्य के प्राचीनतम रूप अभी तक प्राप्त हुए हैं। बस एक चीज ध्यान दीजिए कि इनमें से सबसे पुराना जो है वो राजस्थानी भाषा है। राजस्थानी भाषा का गद्य लगभग सन 1300 ईस्वी तक प्राप्त हो गया, किंतु मैथिली भाषा का गद्य लगभग 1325 ईस्वी में, और ब्रज भाषा के जो गद्य हैं ये 1350 के आसपास माने जाते हैं। मुख्य रूप से यह माना जाता है कि ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात जो आपका है ये 14वीं शताब्दी यानी सन 1400 के आसपास, ये विक्रमी संवत 1400 है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। ये संवत 1400 इसी के आसपास में। अब संवत 1400 का मतलब सन 1355 ईस्वी के लगभग में जो आपका है वो ब्रज भाषा गद्य प्राप्त हुआ था, राजस्थानी ही इसको हम लोग मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब कोई भी भाषा एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है तो उसको बोली कहते हैं। फिर जब उस भाषा में उस बोली में साहित्य लिखे जाते हैं तो उसको उपभाषा कहते हैं। किंतु जब वही राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की पहुंच हो जाए, उस भाषा की उतना प्रसार हो जाए, तब उसको भाषा का नाम दिया जाता है। ऐसे ही ब्रज भाषा भी पहले एक बोली थी, बाद में उपभाषा हुई, आज भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे जो आपकी सबसे प्राचीन गद्य की भाषा प्राप्त हुई है हिंदी गद्य के। इन 3 प्राचीन रूपों में राजस्थानी गद्य जो सबसे पहले मिला हुआ है इसका अध्ययन करेंगे। ध्यान दें, राजस्थानी गद्य लगभग 13वीं शताब्दी से आरंभ हो गया था। आप लोग लिख सकते हैं 13वीं शताब्दी में आरंभ ये हुआ राजस्थानी गद्य। इस गद्य में मुनि जिन विजय द्वारा रचित आराधना नामक एक गद्य लेखन सबसे पुराना प्राप्त हुआ है। तो इसमें सबसे पहले जो इसके लेखक हैं वो हैं मुनि जिन विजय। ध्यान दीजिए, जिन विजय जो थे ये जैन धर्म के उपासक थे, इसीलिए जिन कहलाते हैं। जैन धर्म के जो मतावलंबी होते हैं तो जैन धर्म को मानते हैं वो जिन कहते हैं। जिन का मतलब भी होता है जागा हुआ, जैसे बुद्ध का मतलब भी जागा हुआ होता है, जिन का मतलब भी जागा हुआ ज्ञानी। तो जिन धर्म जैन धर्म से ही जिन शब्द का निर्माण हुआ। जिन विजय जो थे इनकी सबसे पुरानी एक रचना प्राप्त हुई आराधना। ये राजस्थानी गद्य की सबसे पुरानी कृति मानी जाती है। इसके अतिरिक्त इनकी और भी कई रचनाएं प्राप्त हुई हैं, जैसे अतियार तथा बाल शिक्षा। अतियार और बाल शिक्षा ये मुनि जिन विजय के द्वारा लिखी गई किताबें हैं। इन रचनाओं का जो लेखन हुआ है वो शुद्ध राजस्थानी भाषा में न होकर के गुजराती मिश्रित राजस्थानी भाषा है। इसके बाद तत्व विचार और धनपाल नाम के 2 और भी ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, जिनके लेखकों का अभी तक कोई पता नहीं चला। हाँ, इतना स्पष्ट हुआ है कि तत्व विचार और धनपाल नामक दोनों कथाएं ही
जैन धर्म के ही किसी उपासक के द्वारा, किसी अवलंबी के द्वारा लिखी गई है। इसके अतिरिक्त जो चारण और भाट होते थे, जो राजाओं के दरबार में गीत संगीत इत्यादि गाते बजाते थे, जो राजाओं की वीरतावली गाया करते थे, उन लोगों ने या फिर धर्म इतिहास इन सब चीज़ों से संबंधित कुछ शिलालेख वगैरह के जो भी तत्व प्राप्त हुए उनमें राजस्थानी गद्य मुख्य रूप से उल्लिखित है। तो आप लोग किताब से इसको देख सकते हैं। बाद में चरित्र वचनिका और बात कथा इत्यादि के माध्यम से भी कुछ राजस्थानी गद्य के लक्षण प्राप्त हैं, किंतु सबसे प्राचीन जो राजस्थानी गद्य है वो मुनि जिनविजय द्वारा रचित आराधना नामक की ग्रंथ से प्राप्त हुआ है और यह लगभग 13वीं शताब्दी में, ठीक है, अर्थात 1200 से 1300 के बीच में ही इसकी प्राप्ति हो चुकी है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैथिली भाषा का गद्य। ध्यान दीजिए, मैथिली भाषा की एकमात्र जो सबसे अधिक, सबसे प्रमाणित और सटीक पुस्तक प्राप्त हुई है वो ज्योतिरीश्वर कृत वर्ण रत्नाकर है। अर्थात इधर आपके लेखक और यह है रचना, नाम है लेखक का ज्योतिरीश्वर। और इनकी रचना का नाम वर्ण रत्नाकर। मैथिली भाषा का एकमात्र प्रमाणिक ग्रंथ जो प्राप्त हुआ है लगभग 1324 में। इसका जो लेखन काल है ज्योतिरीश्वर का यह वर्ण रत्नाकर, इसको आप लिख सकते हैं 1324 ईस्वी में, ठीक है। ये 14वीं शताब्दी में यह भी प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार से विक्रमी संवत 1400 के आसपास यानी 1355 के आसपास में ब्रज भाषा के गद्य की प्राप्ति हुई है, ऐसे ही लगभग उसी 14वीं शताब्दी में ही 1324 ईस्वी में ज्योतिरीश्वर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर नामक मैथिली भाषा की गद्य रचना प्राप्त हुई है, ठीक है। इसके बाद ब्रज भाषा की बात करेंगे, क्योंकि मैथिली भाषा में इससे अधिक अभी तक कोई भी ऐसी प्रमाणित रचना प्राप्त नहीं हुई है या कोई भी विशेष लेखन नहीं प्राप्त हुआ है जिससे इसके विषय में और अधिक अध्ययन किया जा सके। तो अब अगला हम लोगों का जो तीसरा है हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप, सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी गद्य के पश्चात हिंदी खड़ी बोली गद्य का आरंभ माना जाता है। तो क्योंकि ये तीनों खड़ी बोली गद्य के ही पुराने रूप हैं, इसीलिए कहा जाता है गद्य हिंदी खड़ी बोली गद्य का आरंभ लगभग 10वीं सदी में हुआ। लेकिन उस समय यह दूसरी अलग अलग भाषाओं के रूप में था, आज यह एक निश्चित भाषा बन गया है। तो तीसरा हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है आपकी ब्रज भाषा का गद्य। देखिए लगभग 1345 ईस्वी में, ठीक है, इसके समय में ही 1345 में ही ब्रज भाषा गद्य का आरंभ हुआ था। यानी कि सबसे पहले 1345 ईस्वी में गद्य में साहित्य रचना की गई और इसी ईस्वी में ब्रज भाषा जो थी एक बोली से उपभाषा बन गई। 1345 से आरंभ हुआ साहित्य लेखन ब्रज भाषा गद्य में। सन 1345 ईस्वी से गद्य का लेखन आरंभ किया गया। देखिए सन 1300 ईस्वी के आसपास में किसी राजस्थानी लेखक ने ब्रज भाषा में गोरखनाथ के संप्रदाय से जुड़े हुए 3 ग्रंथों की रचना की थी, किंतु उस ग्रंथ की भाषा कुछ इस तरह से है जिसके कारण कुछ विद्वान उसको 17वीं शताब्दी की मानते हैं। तो आप सोच सकते हैं 400 वर्षों का अंतराल इस तरह से मिल गया है, इसीलिए उनको बहुत प्रमाण नहीं दिया जाता। फिर भी उन 3 किताबों के नाम लिख देते हैं। सबसे प्राचीन उन्हीं को अभी भी माना गया। ब्रज भाषा गद्य की जो सबसे पुरानी किताबें हैं वो 3 है। उनका लेखक कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन निस्संदेह किसी राजस्थानी लेखक ने लिखा है। पहला है गणेश गोरख गोष्ठी,
गोरख गणेश गोष्ठी है। ठीक है, गोरख गणेश गोष्ठी है। दूसरी रचना जो इनकी है वह महादेव गोरख संवाद। और तीसरी रचना है गोरखनाथ की 17 कलाएं। इन तीनों को नोट कर लेंगे आपको। ये प्राचीन ब्रजभाषा गद्य की 3 रचनाएं हैं जिन्हें किसी राजस्थानी लेखक ने गुजराती मिश्रित राजस्थानी भाषा थी, जिसने राजस्थानी से हट करके राजस्थानी लेखक होते हुए भी उसने ब्रजभाषा में रचनाएं की थी। ये ब्रजभाषा गद्य की सबसे पुरानी रचनाएं हैं। तीनों का नाम आप नोट कर लेंगे। इसके बाद आते हैं हम अपने असली ग्रंथों पर, जो 17वीं शताब्दी के आसपास में लिखे गए हैं, जो ब्रजभाषा गद्य को यह प्रमाण देते हैं खड़ी बोली से ठीक पहले लिखे जाने का, तो उसको हम लोग लिखते हैं। ब्रजभाषा गद्य की अन्य रचनाएं हेडिंग बना लीजिए, ब्रजभाषा गद्य की प्रमुख रचनाएं। ब्रजभाषा गद्य की प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले है गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा रचित श्रृंगार रस मंडन। तो इधर लेखक का नाम लिख लीजिए, इधर रचना, इधर लिखिए गोस्वामी विट्ठलनाथ की रचना है श्रृंगार रस मंडन। ध्यान दीजिएगा, मंडन नाम की रचना है, प्रायः ना के स्थान पर ला बनाया दिया जाता है, जो कि गलत है। आपकी किताब में भी ऐसा प्रिंटिंग में त्रुटि हुई है। श्रृंगार रस मंडन की वो विट्ठलनाथ की रचना है। इसके बाद गोकुलनाथ की 2 रचनाएं हैं। इनकी 84 वैष्णवों की वार्ता। और इनकी दूसरी रचना है गोकुलनाथ की भी 252 वैष्णवों की वार्ता। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख रचनाएं और भी हैं जो ब्रजभाषा में प्राप्त हुई हैं, जैसे गोकुलनाथ की ही लिखी हुई रचनाएं, विट्ठलनाथ की लिखी हुई रचनाओं में यमुनाष्टक नाम की एक रचना है, यमुनाष्टक है, नवरत्न सटीक है, और चतुर्भुज दास द्वारा रचित षड ऋतु वार्ता लिख सकते हैं। चतुर्भुज दास की है, ये अष्टछाप के प्रमुख कवि थे सूरदास जी के साथ। चतुर्भुज दास इनकी रचना है षड ऋतु वार्ता। ध्यान रहे, इसके अतिरिक्त गोस्वामी हरिराम कृत कृष्णावतार स्वरूप निर्णय, 7 स्वरूपों की व्याख्या या 7 स्वरूपों की भावना और 12 निकुंज की भावना आदि प्रमुख रचनाएं हैं। आपको जो मैंने PDF दिया है हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का, उसमें ये सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। एक बार फिर से बता दूं कि उस PDF के अंत में जो 2-3 पेज
पेज पर जितने भी चार्ट, जितनी भी सारणी बनी हुई है गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित, आप उस सबको अपनी कॉपी पर नोट कर लें। इसमें जितना आपको बताया जाता है इसको हेडिंग बना बनाकर लिखते रहिए, यह आपके लिए सबसे अधिक लाभप्रद है परीक्षा के लिए। आज हम लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे। हिंदी गद्य विकास का जो संक्षिप्त इतिहास है, किस तरह से हिंदी गद्य साहित्य का विकास हुआ, खड़ी बोली कैसे अधिक से अधिक विकसित होती गई, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक इसको पढ़ते रहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग सभी मेहनत से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। 450 बच्चों की संख्या में 6 लोग 7 लोग अगर पढ़ाई करते हैं तो यह बहुत ही अधिक निराशाजनक बात है, जो कि सही नहीं है, ना आपके लिए, ना हमारे लिए, ना विद्यालय के लिए, ना ही समाज और देश के लिए। तो कम से कम अपनी भूमिका को आप दृढ़ बनाए रखिए, निरंतर अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।